गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मैं आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के 91st सेशन ई निश्चित का। ई निश्चित जैसे कि आप जानते हैं एक नेशनल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन बिटवीन एचआईवी टीबी थ्रू ई लर्निंग है। मतलब एक इंटरनेट के थ्रू, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें एचआईवी टीबी की अपनी नॉलेज बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई निश्चित, और इसका आज 91st सेशन है। और सही सही माने में हम जब 4 साल पहले शुरू हुआ था, हमने जो एक विजन देखी थी, बिल्कुल जो उस विजन पे चलते रहना, उस विजन में हम कामयाब हुए तो सिर्फ आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों के इंटरेक्शन, आप लोगों से जो इतना हमने सीखा, और उम्मीद करते हैं कि हमने भी आप लोगों को सीखा। तो इस सहयोग से ये आज 4 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, और इतना एक बहुत सराहनीय है कि हम लोग इस प्रोग्राम में के थ्रू हम लोगों ने अपनी अपनी नॉलेज बढ़ाई है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। उम्मीद करते हैं ऐसा ही आगे चलता रहेगा। और इस प्रोग्राम के जो पिलर्स हैं वो हमारे शेयर इंडिया और इको इंडिया है। तो शेयर इंडिया से जो मेरे लेफ्ट में बैठी हैं डॉक्टर अनुराधा, वो पूरा टेक्निकल कोऑर्डिनेशन मेन पार्ट देखती हैं इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूशन करना है। और मिस्टर राकेश जो लॉजिस्टिक और आईटी पार्ट देखते हैं, जो बिहाइंड द कैमरा है। तो हम सब इन सब ये, और मैं हूँ डॉक्टर अनन्या, मैं एनआईटी आर्मी में चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपका वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। आज क्योंकि हमारा सेशन आज बोन टीबी पे है, जबकि स्पाइनल टीबी पे है, इसलिए आज हमारा एक्सपर्ट भी एक ऑर्थोपेडिशियन है। और हम अपने आप को बहुत ही लकी और भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आदित्यनाथ अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर एंड प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स यूसीएमएस कॉलेज न्यू दिल्ली है। और ये कॉलेज एक बहुत ही मान्य कॉलेज है, ना कि दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में। तो इनका एक्सपीरियंस आप शायद अंदाज में नहीं लगा सकते कि हम कितने लकी हैं कि इतने वास्ट एक्सपीरियंस हो, इतना स्किल ऑर्थोपेडिशियन के हमारे पैनल में है, और हमें इनसे गाइडेंस मिलेंगी। और हम लोग उम्मीद है कि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स वगैरह हैं सब आपके दूर हो जाएंगे। ये सेशन आपको काफी हेल्प करने वाला है। सो आई वेलकम यू डॉक्टर आदित्यनाथ अग्रवाल। Doctor, thank you very much for being our expert today. Thank you very much. And our case presentation is from Andhra Pradesh. Dr. Prabhu, who's a senior technical officer from Share India, will be presenting the case. Also, so Dr. Prabhu, are you with us? Yes, I am. Hi. Okay. हम चलते हैं अपनी केस प्रेजेंटेशन की तरफ। तो आज का केस एक स्पाइनल टीबी पे बेस्ड है, जो बोन टीबी या रीढ़ की हड्डी की टीबी। और वैसे ही हम टीबी और एचआईवी में हमको इतनी डिफिकल्टीज होती हैं मैनेज करने के लिए, तो उसमें भी हम अभी तक बहुत कुछ सीख रहे हैं, हर रोज सीख रहे हैं। तो ये केस तो बहुत ही हम लकी समझते हैं इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस हो रहा है, क्योंकि स्पाइनल टीबी वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होता है टू मैनेज, टू ट्रीट, टू डायग्नोस इवन। तो आई एम श्योर आज का सेशन हम लोगों सबके लिए बहुत बहुत लाभदायक होने वाला है। तो मैं केस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करूंगी डॉक्टर प्रभु को कि काइंडली प्लीज प्रेजेंट योर केस, डॉक्टर प्रभु। Good afternoon, everyone. And as discussed, I'm going to present a case of port spine, the spinal TB. A 52-year-old female weighing 80 kg. She was registered into our ART center in the year 2009 with a CD4 count of 516 cells, and was initiated with ART regimen with Zetalin. After initiating Zetalin, her bilirubin levels have been raised to 1.9 milligram per deciliter within 1 month of ART initiation. And then the ART was stopped because of nevirapine-induced hepatotoxicity was being diagnosed, and it was documented in the white card. Then the patient was stabilized and then reinitiated ART with a ZLE regimen, as nevirapine-induced hepatotoxicity was diagnosed. Nevirapine has been removed, and continued the same regimen till the year 2017 March. And then patient went into LFU for 6 months in the year 2017 and was retrieved back into the program. And by that year, as per the guidelines, the patient was reinitiated with TLE instead of ZLE, but because her HP was below less than 9 grams, because of that reason and as per that time protocol, so the regimen was substituted to TLE. And
TLE was continued till November 2020, where the patient was substituted to TLD because of no stock of TLE drug across the state of Andhra Pradesh. And patient was infected with COVID in the first wave, that is in June 2020, and has been recovered as per the patient oral statement. And patient developed low backache in the year 2021 in the month of October after 1 year of post-COVID infection, where she consulted ortho privately and was treated conservatively with painkillers and advised weight reduction, as she weighed around 90 kgs at that time. And then she was not attending the ART center because of a pain in the back. Only her son used to come and pick the pills up from the ART center. And even after using painkillers, there was no relief, and then consulted back with the same ortho, and then underwent an X-ray LS spine, where she has been diagnosed with spondylitis, and the treatment was started for the spondylitis. 1 month later, she consulted rheumatologist as there was no relief with the pain, even after starting the treatment for spondylitis. So rheumatologist advised physiotherapy additionally and asked her to continue the same treatment. Unfortunately, the pain worsened, and she consulted a neurologist. It was also a private consultation, and was diagnosed with Pott spine based on the MRI findings in the year 2022 in the month of January. And then she was hospitalized privately in the same hospital and was admitted and started on ATT from Jan 2022, and then linked back to government NTEP, National Tuberculosis Elimination Program, TB unit at a town called Vuyuru, and continued ATT till March 22. And then the TB unit gave the details of this particular patient regarding the ATT treatment and linked back to the ART center. Coming to the comorbidities of patient, the patient is a known case of diabetes mellitus since the past 4 years, and she is on medication. It is also a known case of hypothyroidism and is on medication for 6 years. Now, still at the time of case presentation, submission, the patient was still complaining of pain radiating to the right side, low backache pain radiating to the right side of the thigh. And she is on to her continuation phase of 1 at the time of case submission. So coming to the laboratory values, the CD4 count at the time of ART initiation was 206. The last CD4, 3 serial CD4 counts are 441 in the year 2018 and 2021 243, because between these 2 years, unfortunately, the CD4 count was not being done because of a lack of CD4 kits and consumables and different other reasons also. And also COVID also came into factor, and third CD4 count latest was in the March 2022, that is 127. The viral loads, she underwent 3 viral load counts. The first viral load was in the month of April 2021. It was around 42 lakhs, 4 lakhs 23,000. And the second viral load count came into non-detectable because of maybe good adherence to the ART. And the third viral load count is also, she is under suppression, that is less than 39 copies in the month of March 2022. And the general investigations are serum creatinine 0.8, electrolytes are in normal range, and RBS 99, and HB it was border, it is 9.4 milligram, and T3, T4, TSH are in normal range. Viral markers with hepatitis B and C are non-reactive. And as we discussed earlier, the X-ray LS spine, it was done in the year September 2021. It showed the distal lumbar spondylosis changes, and the chest X-ray was also being done in the year 2022, recently in the month of Jan. It showed blunting of left CP angle, which is suggestive of pleural effusion, and mild haziness was also found involving the both lungs, which is suggestive of edema.
And MRI LS spine, the findings are a diffuse marrow edema of D12 and L1 vertebral body. All those findings suggest a POTS disease of D12, disc 12 and lumbar vertebrae 1, first lumbar vertebrae. And she also underwent the COVID test also at the same time, so where it came out to be negative. And currently, she is using the ART regimen at the time of case submission, TLD with an additional DTG of 50 mg to counteract the rifampicin. And the ATT regimen was continuation phase. As per her weight band, it is 5 pills per day, as she is more than 75 kgs. And she is also using the cotrimoxazole preventive therapy, as the patient has been diagnosed with the stage 4 OI. And other medicines which she is using are fluoxetine 400 mg and steroid injection decadron is and gabapentin and oxcarbamazepine also under medication. So the issues for this today's case discussion is, even after the completion of intensive phase of ATT, and why the pain of low backache is still persisting, and the pain has been radiating to the right, and what would be the average duration of the treatment, and if at all such cases occur or appear in at our ART centers, how do we approach in such cases? Because most of our medical officers not even in this case we can see even ortho and rheumatologists could not able to diagnose the properly. So these are my concerns for today's discussion. And thanks, ma'am. I'm done with my presentation. Thank you, Dr. Prabhu, for presenting the case. तो आज सबसे पहले तो मैं प्रशंसा करना चाहूंगी ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश की, जिनने इतने अच्छे से 10 साल से भी ज्यादा हिस्ट्री, 12 साल की हिस्ट्री इतनी मेटिकुलसली रिकॉर्ड की और इतना अच्छे से केस वेल ऑर्गेनाइज वे में हमें केस प्रेजेंटेशन के लिए बना दे के दिया। तो ये सच में बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है कि इनने इतने अच्छे से केस की सब फाइंडिंग्स रखी और हमको इतना अच्छा केस दिया डिस्कस करने के लिए। तो अब आज के अगर हम केस पे अगर हम आए तो ये केस 52 ईयर ओल्ड महिला का है, जो कि 2009 में आई थी, HIV से डिटेक्ट हुई, पर 2009 में उनका CD4 काउंट था 516, पर उस टाइम पे इसलिए उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं शुरू की क्योंकि तब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 516 पे ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो सकती, 500 से नीचे CD4 काउंट होता था तब ट्रीटमेंट शुरू होती थी। तो 2009 में वो रजिस्टर हुई पर उनका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो फॉलो अप में रही होंगी ART सेंटर पे, पर जब 2012 में 23 अगस्त 2012 को उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, जब उनका CD4 काउंट 206 पता मिला था और उनका तब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। ZLN पे उनको ZLN रेजिमेंट पे उनको डाला गया। ZLN रेजिमेंट में डालकर 1 महीने में उनको थोड़ा बिलिरुबिन बढ़ गया, तो उनकी डायग्नोसिस किया गया कि शायद नेविरपिन की वजह से उनका ये बिलिरुबिन बढ़ा है, तो उनका ATT स्टॉप की। थोड़े दिन स्टॉप करके फिर से उनको ATT नहीं ART फिर से रीइनिशिएट की ये 31/10/2012 में, और इस बार ZLE रेजिमेंट भी। तो ZLE रेजिमेंट पे फिर इनकी ZLE रेजिमेंट चली और करीबन 4.5 साल चली, मार्च 2017 तक। और पेशेंट उसके बाद जाने क्यों 6 महीने के लिए अराउंड लॉस टू फॉलो अप था 2017 में, मतलब कि वो ट्रीटमेंट ART सेंटर पे आया ना, उनका ट्रीटमेंट अपनी पिल्स ली और लॉस टू फॉलो अप ना, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो पर फॉर्चुनेटली ही वाज बैक टू द ART सेंटर इन सितंबर 2017, एंड तब उनको फिर से एक नई रेजिमेंट दी गई TLE। उस टाइम पे कुछ स्टॉक का प्रॉब्लम था तो TLD स्टार्ट किया गया और यही रेजिमेंट उनकी अभी तक कंटिन्यू की गई है। अच्छी बात ये थी कि इस रेजिमेंट के इस बार स्टार्ट होने के बाद 6 महीने बाद जब CD4 काउंट हुआ गया तो CD4 काउंट काफी ठीक था, विच वाज 441। पेशेंट ट्रीटमेंट में रहा जून 2020 में, जब कोविड की वेव्स आई थी, और तब वो इन्फेक्टेड भी रहा और पर रिकवर्ड हो गया कोविड 2020 से। एंड उसके बाद
उसके बाद हम बात कर सकते हैं, उसके बाद ART रेजिमेंट पे रहे। उसके बाद सितंबर 2021 में उनका एक CD4 काउंट और वायरल लोड की टेस्टिंग हुई थी, जो कि CD4 तो काउंट हालांकि पहले से कम था, मतलब 446 जो हमने पहले देखा था 2018-17 में, उससे 243 हो गया था। पर अच्छी बात थी कि वायरल लोड अभी भी नॉट डिटेक्टेड था। तो दिस शोड की पेशेंट इतना सब कोविड और इतना सब कुछ अप्स एंड डाउन जो हेल्थ सिस्टम्स में हमारे आ रहे थे, और पर्सनली सोशली सब लोगों को इतना मुश्किल हो रही थी अपना आपको मैनेज करने में, तो उसने हमें लगता है कि उसने दवाई खाई और रेगुलर रहा, नहीं तो वायरल लोड पे असर पड़ता। पर वायरल लोड इस टाइम पे टी उसका नॉट डिटेक्टेबल था, जो कि एक अच्छी बात थी। फिर अक्टूबर से पेशेंट को बैक एक शुरू हुआ, लो बैक एक शुरू हुआ, और फिर पेशेंट ने उसके लिए प्राइवेट में अपना दिखाया। प्राइवेट में उसको पेन किलर्स एडवाइज हुए और उसको वेट लॉस एडवाइज हुआ, पर इतना कोई रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि कोई इतनी ठोक डायग्नोसिस भी नहीं बन पा रही थी। और तो उनका एक बार एक्सरे करवाया ऑर्थोपेडिशियन ने, एंड उसमें स्पॉन्डिलाइटिस थी और एक जनरल ट्रीटमेंट दी गई, पर पेशेंट को उतना रिलीफ नहीं मिला। तो रिलीफ नहीं मिला तो वो एक र्यूमेटोलॉजिस्ट जो कि जॉइंट्स वगैरह के डॉक्टर्स होते हैं उनको रेफर्ड हुए, और उनमें उन डॉक्टर ने उनको फिजियोथेरेपी भी एडवाइस की, जिससे और पेन वर्सन हो गया, तो और पेन उनका बिगड़ गया। तो फाइनली एक न्यूरोलॉजिस्ट को डायग्नोस हुए, जिनने इनका MRI कराया, और MRI स्पाइन जो जनवरी 2022 में आया, तो वो स्पॉट स्पाइन मतलब कि TB स्पाइन के उसमें चेंजेस दिखाई दिए, या जो TB स्पाइन में चेंजेस होते हैं वो सारे उनमें MRI स्पाइन में लगा, और उनको स्पॉट स्पाइन की डायग्नोसिस जनवरी 2022 में ATT स्टार्ट की गई। एंड अच्छी बात है कि उनका वेट ऑफ एप्रोप्रिएट ATT स्टार्ट की गई प्राइवेट में, एंड विच वाज कंटिन्यूड, एंड देन ही वाज रेफर्ड टू द आवर गवर्नमेंट सेटअप बैक टू मार्च 2022, जहां से उन्हें कंटिन्यू की अपनी ये ATT फ्रॉम द गवर्नमेंट सेटअप। तो पेशेंट का जो और जो साथ में कोमॉर्बिडिटीज थी वो ये थी कि एक डायबिटीज भी था, जो कि पिछले 4 साल से था, पर वो मेडिकेशन पे थे उसके लिए, और एक हाइपोथायरॉयडिज्म था, थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, जो उसके लिए मेडिकेशन से वो 6 साल से थे। तो बाकी अगर इन्वेस्टिगेशंस देखी जाए तो उनकी कभी भी स्पूटम की जांच नहीं हुई, कभी कोई माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस CB नैट या कल्चर्स नहीं हो पाए, जो कि हम समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB कहीं की भी हो, स्पाइन की बहुत मुश्किल होता है लेने। पर उनका एक पल्मोनरी TB का स्पूटम भी नहीं था, CB नैट, तो ये थोड़ी सी जांचें नहीं थी। पर उनका जो एक्सरे हुआ था, जो चेस्ट एक्सरे हुआ था, उसमें थोड़े बहुत ब्लंटिंग, मतलब उसमें थोड़ा हेजीनेस था थोड़ा उसमें, और वो किसी भी कारण से हो सकता था। पर चेस्ट एक्सरे, एक ही चेस्ट एक्सरे हमारे पास है, इतना और बलगम की जांच नहीं, तो हम इस टाइम पे कुछ बोल नहीं सकते कि वो क्या कारण था। पर इतना जरूर कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB आता है, तो हम उसके लिए हमको उसकी डायग्नोसिस करने के लिए, उसकी माइक्रोबायोलॉजी की डायग्नोसिस करने के लिए और ज्यादा विजिलेंट हो जाते हैं, उसके पल्मोनरी सिम्टम्स या पल्मोनरी का कोई स्पेसिफिन मिल जाए। तो एक वो चीज इसमें थोड़ी सी कमी लगी, बाकी बहुत ही अच्छा वेल वर्कड अप केस है। और बाकी इसमें जो हमको पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है, वो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन ये है कि हमारे जो केस प्रेजेंटेज जानने चाहते हैं कि पेन अभी तक परसिस्ट क्यों कर रहा है जब सारी ट्रीटमेंट अच्छे से चल रही है, और आइडियल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, एंड हाउ डू वी अप्रोच इफ सच केसेस विद सिमिलर कंप्लेंट विजिट ART सेंटर। तो बहुत ही अच्छा केस है एंड बहुत ही अच्छे इश्यूज फॉर डिस्कशंस है। तो अगर अगर केस प्रेजेंटेशन में कभी किसी को कुछ बात क्लियर नहीं हो तो वो पूछ सकते हैं, वरना हम चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। केस समरी डॉक्टर साहब ने पहले ही बहुत अच्छे से बता दी है। आई थिंक इस पे जो हमारे इश्यूज हैं कि पेन अभी भी क्यों है मरीज के, अभी उसके पैरों में कोई कमजोरी नहीं है जो हमें उसकी केस समरी से पता चला, जो एक अच्छी बात है। जिस चीज के लिए हम ज्यादा चिंतित हैं अदर ड्रग्स, वो है उसको पेशेंट को स्टेरॉइड चल रहे हैं, जिसकी हम बाद में अभी चर्चा करेंगे। उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, कितने समय तक उसे दवा मिलनी चाहिए, उसकी कोई पद्धति में हमें कोई बदलाव करना है या नहीं, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इन पे हम अभी बात करेंगे।
अगर हम टीबी स्पाइन जो तपेदिक है कमर की, उसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, उसका प्रजनन कैसे होता है, तो स्पाइनल टीबी जनरली खून के द्वारा अन्य शरीर के अन्य हिस्सों में हड्डियों में पहुंचती है। सबसे पहले फेफड़े या जेनाइटो-यूरिनरी सिस्टम से वो चल के वो हड्डियों में, जनरली रीढ़ की हड्डी में वहां से पहुंचती है। ये कॉमन साधन है, उसके अन्य तरीकों से भी पहुंच सकती है। स्पाइन की टीबी हड्डी की और जोड़ों की जो सारी तपेदिक के केस होते हैं, उनमें से 50% केस स्पाइन की यानी के रीढ़ की हड्डी की टीबी के होते हैं। और इन रीढ़ की हड्डी की टीबी में से 10 से 30% केस में पैरों में या हाथों में कमजोरी आती है या टट्टी पेशाब का भी नियंत्रण खत्म हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में एक गर्दन होती है, कमर होती है, नीचे की कमर का हिस्सा होता है। तो डॉर्सल यानी के ऊपर की कमर, उस जगह की टीबी में सबसे ज्यादा दिमागी नस दबने के कारण पैरों में कमजोरी आने की संभावना रहती है। तो जो पैरों की कमजोरी है सबसे ज्यादा 50% केसेस में थोरैसिक स्पाइन की टीबी में हो जाती है। सबसे ज्यादा जो एरिया इन्वॉल्व होते हैं रीढ़ की हड्डी में, वो लोअर थोरैसिक यानी के डॉर्सल वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा। लोअर डॉर्सल और लंबर वर्टिब्रा में सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है कि जहां पे टीबी के आपको लक्षण मिलते हैं। उसके बाद नंबर आता है ऊपर की थोरैसिक स्पाइन का, मिड थोरैसिक स्पाइन, और सबसे कम प्रतिशत होता है गर्दन का यानी कि सर्वाइकल स्पाइन का। अब रीढ़ की हड्डी में सबसे ज्यादा कॉमन एरिया जो इन्वॉल्व होता है, जो आपको सादा एक्सरे में भी दिखेगा, वो है दो वर्टिब्रा, दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क स्पेस होती है, ऊपर और नीचे की दोनों वर्टिब्रा में डिस्क की तरफ जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। सबसे कॉमनेस्ट ये हिस्सा जो मैं कर्सर से दबा के दिखा रहा हूँ, सबसे ज्यादा ये इन्वॉल्व होता है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी का जो बीच का बॉडी है, उसमें सेकंड कॉमनेस्ट, सब उसके बाद का नंबर आता है इस हिस्से का, बीच के हिस्से का। उसके बाद आगे की तरफ, रीढ़ की हड्डी में आगे की तरफ का इन्वॉल्वमेंट नंबर 3 पे आता है। पीछे का भाग जो है, जो आप और मैं अपना कमर से समझ सकते हैं, पैल्पेट कर लेते हैं, नंबर 4 है, वो पोस्टीरियर एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एक बहुत अनकॉमन वैरायटी है फैसेट्स जॉइंट, जो पीछे रीढ़ की हड्डी के जोड़ होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट। पर ये सादे एक्सरे पे हमें ज्यादा जानकारी मिलती है, और जब से एमआरआई आया है आपको एक से अधिक रीढ़ की हड्डी का पार्ट इन्वॉल्व मिलता है, यानी कि इसमें उसका भागीदारी हो सकती है। रीढ़ की हड्डी में या अन्य तपेदिक की जगहों पे भी एक कोल्ड एब्सिस बनता है, जो होता है कि जो वर्टिब्रल टीबी है उसके अंदर एक केजियस नेक्रोसिस होता है, यानी कि जो उसका टिश्यू होता है, मतलब जो उसका पस बनता है, वो एक केजियस नेक्रोसिस बनता है। तो ये जो कोल्ड एब्सिस बनता है, पस बनता है, उसके अंदर सीरम होता है, ब्लड का भाग होता है, तपेदिक का एक केजियस मटेरियल होता है, ल्यूकोसाइट होते हैं जो एक ब्लड का पार्ट होते हैं, रीढ़ की हड्डी के या बोन के टुकड़े होते हैं, और तपेदिक के मृत या जीवित बैसिलाई हो सकते हैं। इन सब का वो जो मिला जुला प्रकरण होता है उसे हम एक जो कोल्ड एब्सिस का पस कहते हैं। ये पस लिगामेंट्स जो रीढ़ की हड्डी के आसपास होते हैं या उसके आसपास की मांसपेशियों में कुदरतन जो पहले के प्लेन बने हुए हैं उनके माध्यम से, उनके साइड से चलते हैं, जहां पे उन्हें कम से कम रेजिस्टेंस मिलता है। और उसके अलावा जो खून की नलियां या नसें हैं, उनके साथ वो ट्रैवल करके डिस्टेंट साइड्स यानी कि दूर तक पहुंच जाते हैं, चमड़ी के पास भी आ जाते हैं। वो कोई इन्फ्लेमेशन का साइन, जैसे वो हॉट नहीं होते, उनमें लाली नहीं होती, गरमाई नहीं होती, एक्सेप्ट सूजन के, वो कोई और आपको इन्फ्लेमेशन का साइन नहीं देते हैं। सिर्फ एक सूजन आपको मिलती है इस एब्सेस में। अब रीढ़ की हड्डी की तपेदिक कैसे प्रेजेंट करेगी? ये जनरली जो इसके सिम्टम होते हैं इंसीडियस होते हैं, यानी कि एक दिन में नहीं आते, धीरे धीरे मरीज को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, हल्का सा दर्द है, उसको कमर में दर्द होगा जहां पे उसकी तपेदिक बन रही है। गर्दन से लेके
पीछे कूल्हे तक जो सारी रीढ़ की हड्डी में है, उसको कहीं भी एक स्थान पे जहां दर्द होगा वहां पे आप सोच सकते हैं कि उसको रीढ़ की हड्डी में तपेदिक हो रही है। और सबसे ज्यादा कॉमनेस होता है कमर में डॉर्सो लंबर रीजन, यानी कि लंबर एरिया, लंबर कमर या उसके ऊपर नीचे जो थोरैसिक पार्ट है वहां पे। ज्यादातर मरीजों के कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स होते हैं, यानी कि शाम का टेम्परेचर बढ़ेगा, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। पर ये सब चीजें ज्यादातर मरीजों में, जरूरी नहीं है कि हर मरीज में हो। अगर ये नहीं भी है तो ये नहीं है कि इसको, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स नहीं है तो मरीज को टीबी नहीं है। मरीज को स्पाइन में जकड़न सी लगेगी, स्टिफ लगेगा, और जब वो आगे झुकेगा या साइड में टर्न करेगा तो मरीज को दर्द होगा। अगर हम अपना एग्जामिनेशन करेंगे तो जब हम कमर पे हाथ पीछे से फेरेंगे तो हमारी उंगलियों में जहां जहां हम उसकी रीढ़ की हड्डी छुएंगे, जहां जहां इन्वॉल्वमेंट है, वहां हमें या तो एक डिफॉर्मिटी मिलेगी, यानी कि वहां पे थोड़ा सा हमें लगेगा कि कोई भाग उभरा हुआ है, या वहां पे हमें एक मरीज को वहां दर्द का एहसास होगा हमारे छूने पे। उस समय क्लिनिशियन को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और अब इसकी आगे जांच होनी चाहिए। जब हमारा मरीज सोता है तो जब भी कोई मरीज इसको कोई बीमारी होती है तो जो मांसपेशियां हैं वो जकड़ के रखती हैं अलग अलग हड्डियों को, ताकि वो कम से कम हिले और मरीज को कम से कम दर्द हो। परंतु जब मरीज सोता है तो ये प्रोटेक्टिव स्पाज्म खत्म हो जाता है, तो मरीज की जो दो हड्डियां हैं वो हिलने लगती हैं आपस में रात को जब सोता है। तो जो दो सर्फेसेज हैं जहाँ पे उसके इन्वॉल्वमेंट है, तो जब दो हड्डियां इन्वॉल्व आपस में हिलेंगी तो वो मरीज को और दर्द देंगी और मरीज इससे उठ भी जाता है नींद में से। इसे टिपिकल नाइट क्राइस कहते हैं कि वो रात को सोते हुए उठ जाएगा दर्द के कारण। ये रीढ़ की हड्डी की टीबी में कॉमन प्रॉब्लम होती है। जब बीमारी शुरू होती है तो कई, ये जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि काफी चीजें एब्सेंट भी हो सकती हैं, यानी कि नहीं उपलब्ध होंगी। इसलिए जब जो मरीज HIV के हैं उनमें हमें एक हाई इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन रखना चाहिए, यानी कि हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए कि इन मरीजों में ये बीमारी हो सकती है। इसलिए आपको बार बार उसकी कमर पे हाथ फेर के देखना चाहिए हर विजिट पे कि अगर आपको जरा सा भी शुबा है, शक है, तो आपको उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए, तभी आप शायद उसको जल्दी डायग्नोज कर पाएंगे। फिर भी पूरे विश्व में ये पता है कि कई हफ्ते से कई महीने का समय बीत जाता है तपेदिक शुरू होने के बाद, तब जाके मरीज का कई बार डायग्नोसिस बनता है। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में ये समस्या है। अब दिमागी नस जो रीढ़ की हड्डी के अंदर चल रही है, उस पर अगर दबाव पड़ेगा तो मरीज के हाथ या पैर में कमजोरी आ सकती है, और यही रीढ़ की हड्डी की तपेदिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हड्डी की तपेदिक ठीक हो जाएगी, पर जो दिमागी नस पे दबाव है वो मरीज को ज्यादा तंग करेगा आगे जाके। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि दिमागी नस है, वो लंबर 1 वर्टिब्रा, प्रथम लंबर वर्टिब्रा के अपर बॉर्डर पे जनरली खत्म हो जाती है आम मनुष्य में, और उसके बाद एक एंड आता है जिसे हम कहते हैं कोनस मेडुलारिस, और उसके बाद इंडिविजुअल नर्व रूट्स जा रही होती हैं लंबर वर्टिब्रास की। वो स्टिल एक ड्यूरल स्लीव यानी कि एक झिल्ली में होती हैं, पर जैसे घोड़े की पूंछ होती है उसे कॉडा इक्वाइना कहा जाता है, कोई झिल्ली के अंदर ही घोड़े की पूंछ की तरह इंडिविजुअल रूट्स होती हैं। दिमागी नस L1 वर्टिब्रा पे खत्म हो जाती है। यह हमें मान के चलना होगा कि हमारे जो समाज है उसके अंदर जब तक मरीज के पैरों में या हाथों में कमजोरी नहीं आती तब तक वो किसी डॉक्टर के पास पहुंचता ही नहीं है, चाहे उसे कितने दिन से दर्द हो। इसलिए हमारे ज्यादातर मरीज लेट अवस्था में किसी डॉक्टर के पास आते हैं। जब हम मरीज का एग्जामिनेशन करेंगे तो मरीज का अगर पैरों में कमजोरी है तो मरीज या तो बहुत आराम से चलेगा क्योंकि उसे दर्द है, वो गिर सकता है, या उसके पैरों में अगर कमजोरी है तो एक क्लमजी, एक अलग तरीके से चलेगा टेढ़ा होके। अगर उसकी गर्दन में टीबी है तो उसके हाथ और पैर, क्योंकि दिमागी नस गर्दन की हाथ और पैर दोनों को सप्लाई कर रही है, तो उसके चारों हाथ पैरों में कमजोरी आ सकती है। अगर उसके ऊपर कमर में तकलीफ है तो उसके दोनों पैरों में तकलीफ कमजोरी आ सकती है, और टट्टी पेशाब की व्यवस्था भी खराब हो सकती है, और दोनों जो पैर हैं उनमें टोन बड़ी होती है, यानी कि वो जकड़े जकड़े लगते हैं। हालांकि जब दिमागी नस तो लंबर 1 वर्टिब्रा पे खत्म हो गई तो नीचे सिर्फ रूट्स हैं
तो अगर सिर्फ लंबर वर्टिब्रा में उसको तपेदिक है तो उसको जकड़न वाली फीलिंग नहीं आएगी, हालांकि कमजोरी पैरों में फिर भी रह सकती है। इन सब चीजों में अगर उसकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, गर्दन में या ऊपर की कमर में, तो कई बार मरीज को कोई समस्या नहीं होती, पर हम जब अपना एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके टखने में एक क्लोनस आ जाती है, यानी कि पैर ऐसे ऐसे हिलेगा, या हम उसका बेबिंस्की देखते हैं तो उसका अंगूठा फुट में सबसे ऊपर जाएगा। ये एक क्लिनिशियन के लिए अर्ली साइन ऑफ रिस्पॉन्स है कि एंकल क्लोनस या अपगोइंग बेबिंस्की प्लांटर रिस्पॉन्स, ये अर्लीस्ट फीचर्स होते हैं जब तक उसकी दिमागी नस बहुत कम दबी होती है। बट इस समय क्लिनिशियन को या डॉक्टर को अलर्ट हो जाना चाहिए। अब जब हम उसकी जांचें कराएंगे तो एक्टिव डिजीज के अंदर उसका ESR बड़ा होगा, एनीमिया होगा, उसका हीमोग्लोबिन कम होगा और उसका डिफरेंशियल काउंट में लिम्फोसाइटोसिस बड़ा होगा। मांटूस टेस्ट जो होता है हिंदुस्तान जैसे एंडेमिक एरिया में उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, एक्सेप्ट कोलैबोरेटिव, कि हाँ ये भी एक एडिशनल पॉइंट है जो तपेदिक की फेवर में जा रहा है। इम्यून डेफिशिएंट स्टेट जैसे HIV है उसमें ये मांटूस नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, आप खुशफहमी में रहेंगे कि नहीं इसे तपेदिक नहीं है, जबकि HIV के कारण मांटूस आपका रिएक्टिव ही नहीं है। अगर हम कोई भी स्पेसिमेन लेंगे तो हमें उसका जो कल्चर है वो जो LJ मीडियम से होता है वो 4 से 6 हफ्ते का उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। हालांकि जो नए बैकपैक रेडियोमेट्रिक कल्चर्स हैं वो कम 2 हफ्ते से कम में भी आपका कल्चर आपको दे देते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो टिपिकल और एटिपिकल, टिपिकल बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एटिपिकल होते हैं जो मवेशियों में तपेदिक पाई जाती है वो, या अन्य एटिपिकल बैक्टीरिया होते हैं जो इम्यून डेफिशिएंट स्टेट्स में भी मनुष्य में आ सकते हैं, या अगर वैसे हों मनुष्य के शरीर में होंगे तो कोई बीमारी नहीं करेंगे, बट यदि HIV का मरीज है, डायबिटीज का मरीज है तो उनमें भी वो पनप जाते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक अच्छा माध्यम है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है या एटिपिकल, जैसे माइकोबैक्टीरियम एवियम है, माइकोबैक्टीरियम कैंसरसाई है, ऐसे एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम से वो पीड़ित है। पर PCR की एक ये लिमिटेशन है कि अगर मरीज का डेड बैक्टीरिया भी पड़ा है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उसे ही एम्पलीफाई करके उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन दे देता है। इजिप्शियन ममीज को मरे हुए कई हजार साल हो चुके हैं, उनके स्पेसिमेन में से भी आपका PCR ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव आया हुआ है, तो ये उसका एक फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है कि मरा हुआ बैक्टीरिया भी PCR पिक कर लेता है। जीन एक्सपर्ट ऐसे एक रैपिड डिटेक्शन है बैसिलाई का जो 2 घंटे के अंदर आपको एक टेस्ट रिजल्ट दे देता है, और उससे हमें मरीज की रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस की तरफ, MDR की तरफ तो मरीज नहीं जा रहा है, इसकी भी जानकारी मिल जाती है। हमें अगर मरीज का टुकड़ा लेना है, एक तो स्पूटम हो गया वो तो चेस्ट के लिए है, तो अगर हमें रीढ़ की हड्डी से टिश्यू लेना है तो CT के अंदर या एक्सरे के अंदर देखते हुए हम उसका बायोप्सी ले सकते हैं, या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का के लिए मटेरियल ले सकते हैं। जो हम ये टुकड़ा लेंगे CT में देखते हुए या एक्सरे में देखते हुए बायोप्सी, उसे हमें कल्चर के लिए भेजना चाहिए, ग्राम और AFP स्टेनिंग, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग के लिए भेजना चाहिए। कल्चर के साथ हमें ड्रग सेंसिटिविटी देखनी चाहिए कि रिफैम्पिसिन या बाकी ड्रग से वो सेंसिटिव है, यानी PCR टेस्ट कराना चाहिए, और हमें उसके अन्य मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स टेस्ट जैसे जीन एक्सपर्ट या कोई और लाइन प्रोब, ऐसे डिपेंडिंग ऑन के हमारे रिसोर्सेज या संसाधन कितने हैं, और साथ में हमें उसकी एक माइक्रोबायोलॉजिकल के साथ साथ हिस्टोपैथोलॉजिकल यानी कि दूरबीन की जांच, हिस्टोपैथोलॉजी भी करानी चाहिए। ये सब हमें अगर हमारा डाउटफुल डायग्नोसिस है उस समय हमें बायोप्सी लेनी चाहिए, या हम MDR सस्पेक्ट कर रहे हैं तो भी हमें बायोप्सी लेके उसका ड्रग सेंसिटिविटी कराना चाहिए। हालांकि ये इसके लिए एक्सपर्ट सेंटर्स में ही भेजना ज्यादा अच्छा रहता है। अब हमें प्लेन एक्सरे पे, सादे एक्सरे पे हमें क्या मिलेगा, वो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, हर मरीज की होनी चाहिए। ये हमें एक बताएगा कि हमें उसके नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितनी रीढ़ की हड्डी में इन्वॉल्वमेंट है, उसका लेवल ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन कितना है, और उसका कूब यानी उसकी डिफॉर्मिटी कितनी बढ़ गई है, हमें एक सादे एक्सरे से ये समुचित जानकारी मिल जाती है। हालांकि
नंबर ऑफ लीजन जो है वर्टिब्रा में, रीढ़ की हड्डी में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो जब तक उसका 30 से 40% कैल्शियम लॉस नहीं हो जाता, वो सादे एक्सरे, प्लेन एक्सरे पे दिखता ही नहीं है। या अगर वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर बड़ा लीजन नहीं है, तो वो सादे एक्सरे पे पिक करना कई बार मुश्किल होता है। या पीछे पोस्टीरियर एलिमेंट्स में, यानी कि स्पाइनस प्रोसेस या ट्रांसवर्स प्रोसेस में अगर कोई लीजन है, वो सादे एक्सरे पे कई बार नहीं दिखता है। तो जनरली जो सादे एक्सरे पे यदि आपको लीजन दिख रहा है, तो कम से कम तकरीबन 3 महीने से वो प्रॉब्लम पड़ी है, उसके बाद ही वो शायद सादे एक्सरे पे आप उसे पकड़ पाएंगे। तो जनरली 3 मंथ्स ओल्ड तो मिनिमम लीजन है, ये प्रॉब्लम बीमारी है, तभी आप सादे एक्सरे पे उसे देख पाएंगे। अब क्लासिकल रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स सादे एक्सरे पे आपको क्या दिखेगा, ये अगर हम ये मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, रीजनल ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपको अन्य एक्सरे की अपेक्षा उस हिस्से में चूना, यानी कि आपको व्हाइटनेस कम दिखेगी, यानी कि उसमें कैल्शियम कंटेंट आपको कम दिखेगा। 2 ये वर्टिब्रा हैं, 2 रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा हैं, उसके अंदर बीच में एक काली डिस्क स्पेस पड़ी है। इसकी हाइट आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हाइट है डिस्क की, ये एक नॉर्मल डिस्क हाइट है। अब उसके ऊपर देखिए, ये हाइट खत्म हो चुकी है, यानी कि रिड्यूस्ड डिस्क स्पेस है, डिस्क स्पेस की हाइट कम हो गई है। और उसकी मार्जिन देखिए कितनी शार्प, तीखी मार्जिन है, शार्प मार्जिन है, कि जैसे आपने पेंसिल से लकीर खींच दी। बट यहाँ पे ये देखिए टूटी हुई मार्जिन है, फजीनेस ऑफ द डिस्क मार्जिन। अब आप ये देखिए कि ये आपको एक रेक्टेंगुलर वर्टिब्रा दिख रहा है जो नॉर्मल है नीचे का, इसके अंदर एंटीरियर वेज हो जाती है, यानी कि आगे से ये पिचक गया है, जो इन्वॉल्व वर्टिब्रा है, ये आगे से पिचका हुआ है। और ये आपको एक इसकी डिफॉर्मिटी भी दिखेगी, जिसे हम काइफोटिक डिफॉर्मिटी कहते हैं। अन्य एक्सरे में आपको सॉफ्ट टिश्यू शैडो भी दिख जाती है, जो मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। अब नॉर्मल आप अगर ये एक्सरे देखें तो ये हार्ड शैडो है, बट उसके अंदर यहीं पे आप ये देखें, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू शैडो ये दिख रही है, जो एरो से मार्क्ड है। यानी कि अगर जो आपका कोल्ड एब्सिस है वो यहाँ पे पड़ा है, तो आपको एक एक्सरे में शैडो दिखा सकता है। अब आप अभी इसी मरीज का एक लैटरल व्यू में देखें, तो आपको ये सारे अच्छे अच्छे वर्टिब्रा दिख जाएंगे जिनकी मार्जिन ठीक है। बट यदि आप ये देखें तो ये वर्टिब्रा आपको थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है, मोटा लग रहा है, क्योंकि ये एक वर्टिब्रा नहीं, ये 2 वर्टिब्रा है। एक वर्टिब्रा बिल्कुल पिचक गया है। अब यदि आप उसे गौर से देखें इस एक्सरे को, तो ये एक पिचका हुआ वर्टिब्रा है, डिस्क स्पेस इसकी गायब हो गई है, रिडक्शन ऑफ डिस्क स्पेस, जिसने कहा ना डिस्क स्पेस खत्म हो जाएगी, ये उसकी डिस्क स्पेस है, जिसे आप यदि बहुत गौर से देखेंगे तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये एक शायद डिस्क स्पेस पड़ी थी। और ये 2 वर्टिब्रा है, एक वर्टिब्रा नहीं है, तो इसलिए आपको जो थोड़ा चौड़ा लग रहा है ये 2 वर्टिब्रा है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये एक वर्टिब्रा है, जबकि ये तपेदिक के कारण, पिचकने के कारण 2 वर्टिब्रा का एक वर्टिब्रा दिखना शुरू हो गया। फिर ये आपको सॉफ्ट टिश्यू शैडो दिखती है यदि आप, जैसे गर्दन के अंदर ये काला काला आपका ट्रेकिया ईसोफेगस है, एयर ब्लैक दिखती है, हवा ब्लैक दिखती है, बट उसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी जिसके अंदर पिचका हुआ आपको दिख रहा है, डिस्क स्पेस कम दिख रही है गर्दन की रीढ़ की हड्डी में। और ये यदि आप देखें जहां मेरा कर्सर है, ये सारा हिस्सा इतना खाली है, इसके अंदर आपका मवाद भरा हुआ है, केजियस मटेरियल, कोल्ड एब्सिस भरा हुआ है। प्री वर्टिब्रल शैडो इतनी बड़ी हुई है, जो एक रीढ़ की हड्डी की विड्थ से ज्यादा है। तो इससे भी क्लिनिशियन को समझ आ जानी चाहिए एक्सरे देखते हुए कि यहाँ पे आपका मवाद है, कोल्ड एब्सिस है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको एक्सरे में ही बता देते हैं कि यहाँ पे तपेदिक है। अब एमआरआई के जमाने में वो आपको ज्यादा अच्छी जानकारी देता है, उसका हाई टिश्यू कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है, यानी वो टिश्यूज जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी देता है। मल्टीप्लेनर है, यानी कि आप उसको ऐसे सेक्शंस बना देता है, कोरोनल सेक्शन दे देता है, और सजाइटल सेक्शन ऐसे ऐसे दे देता है। तो आपको कई प्लेन्स में आपको विभिन्न जानकारी मिल जाती है। प्लस डिफिकल्ट साइट्स जैसी हैं क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन, यानी कि बिल्कुल स्कल के नीचे, सर्वाइकोडोर्सल रीजन, गर्दन और कमर की शुरुआत, पोस्टीरियर एलिमेंट्स, कॉक्सिक्स या सेक्रम, टेलबोन के आसपास की हड्डी देखने में जो सादे एक्सरे बहुत अच्छा नहीं दिखती, एमआरआई एक अच्छी मोडालिटी है जो इन चीजों को जल्दी पिक कर लेता है।
रीढ़ की हड्डी के अंदर जो दिमागी नस की कैनाल है, एपिड्यूरल स्पेस, उसके अंदर अगर पस या तपेदिक का मवाद पड़ा हुआ है, वो भी एमआरआई, क्योंकि वो ऐसे सारे सेक्शंस दे रहा है, उससे आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है, जो आपको सादा एक्सरे नहीं दिखाएगा। प्लस दिमागी नस की जो हेल्थ है, कि उसके अंदर तो चेंजेस शुरू नहीं हो गई हैं, वो आपको प्लेन एक्सरे या सादा एक्सरे नहीं बता सकता। एमआरआई एक अच्छी मोडालिटी है जो आपको हेल्थ ऑफ द कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की सेहत बता सकता है। प्लस जो कॉन्ट्रास्ट एमआरआई है, तो जो अगर आप तपेदिक की बाद एटीटी देंगे, तपेदिक की दवा देंगे, उसका रेजोल्यूशन है या नहीं, उसका रिस्पांस बताने के लिए कॉन्ट्रास्ट एमआरआई भी एक अच्छी विधि है, जो हम रूटीनली आजकल यूज करने लगे हैं अगर हमें डाउट है तो। अब कुछ एमआरआई देखें, सादे एक्सरे में कुछ दिखे या ना दिखे, आप ये देखें यहाँ पे इसकी ये डिस्क स्पेस है सफेद, और ये काला काला वर्टिब्रा का बॉडी है, और ये जो आपको काला ये कॉर्ड दिख रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब आप देखें डिस्क स्पेस दो वर्टिब्रा के बीच में खत्म हो गई, ये पिचक के दिमागी नस ये जो काली कॉर्ड है उसको दबा रही है, जिससे मरीज के पैर में कमजोरी आ सकती है। पस ने, ये जो सफेद पस है, ये आगे प्री वर्टिब्रल स्पेस में कोल्ड एब्सिस चला गया, सफेद सफेद ये एब्सिस है, और पीछे भी ये एब्सिस, कोल्ड एब्सिस कहीं पड़ा है, ये जो सारा सफेद है तपेदिक का मवाद है, जिसे हम कोल्ड एब्सिस कहते हैं। हालांकि ये हम, आप और मैं एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे भी इस कोल्ड एब्सिस को देख सकते हैं जो पीछे पड़ा है, बट इस कोल्ड एब्सिस को ना हमारा एक्सरे बता सकेगा, ना हमारी फिंगर वहां से पहुंच के इसे छू के देख सकती है। इसी तरीके से एक अन्य एमआरआई में आप देखें, ये सारा वर्टिब्रा पिचक के ये काली दिमागी नस को पीछे तक दबा रहा है, इससे मरीज के पैरों में कमजोरी आ सकती है, और ये मवाद और यहाँ पड़ा हुआ है। अब आप इसको ऐसे सेक्शंस में देखें तो आपका दिमागी नस पे दबाव, और ये साइड में कोल्ड एब्सिस या प्री वर्टिब्रल एब्सिस मवाद पड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे सेक्शंस लेंगे तो आप ये देखिए, ये सारा वर्टिब्रा इन्वॉल्व है, सफेद हो गया है काले के बजाय, और ये जो आपको सारा ऐसे, ये जहां मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, ये सारा मवाद है, जो आप, ये जो मवाद है वो आप ऐसे सेक्शन में देखेंगे तो ये उस तरीके का सारा मवाद पड़ा है। और ये जो आपको काली शैडो, ये काला गोल दिख रहा है, ये अयोर्टा है, खून की मेजर वेसल है, जिसको इस मवाद ने सारा हटा दिया है, आगे पुश कर दिया है, आगे पुश कर रहा है ये अयोर्टा तक, और ये दिमागी नस पिचकी हुई है यहाँ पे, इतना कम छोटा कर दिया है, इससे भी मरीज के पैर में कमजोरी आ सकती है। तो एमआरआई आपको इतनी जानकारी दे सकता है। सीटी स्कैन, सादे एक्सरे से आपको वर्टिब्रा की डिस्ट्रक्शन, यानी कि हड्डी की डिस्ट्रक्शन जल्दी दिखा सकता है सादे एक्सरे से। अगर हमें सीटी में देखते हुए बायोप्सी करना है तो भी सीटी एक बहुत अच्छा संसाधन है। देखिए सारा वर्टिब्रा तपेदिक से रोगी का ग्रस्त है, और उसके अंदर से आप बायोप्सी भी ले सकते हैं। यदि आपने ऑपरेशन करना है तो आपने कहाँ इसमें पेच डालने हैं, किस रूट से जाना है, उसमें भी सीटी एक अच्छा माध्यम है। यदि आपने ऑपरेशन करना है उसमें भी सीटी आपको एक अच्छी जानकारी दे सकता है। अल्ट्रासाउंड का भी एक अच्छा रोल है कि वो नॉन इन्वेजिव है, आपने उसके अंदर कोई सुई नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना, वो जो अंदर मवाद है वो आपको कई बार अच्छा दिखा देता है। जैसे श्वास मसल में जो मवाद होता है, जो पेट के अंदर मवाद होता है, वो अच्छा अल्ट्रासाउंड से पिक हो जाता है। यदि आपने सुई से खींच के मवाद निकालना है तो आप अल्ट्रासाउंड के सहायता से भी मवाद खींच के निकाल सकते हैं, ताकि आप उसकी जांच कर सकते हैं। या अगर उसके श्वास एब्सिस पड़ा है मांसपेशियों में, तो आप कई 2-2 महीने पर अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि वो मवाद कम हो रहा है, यानी नॉन इन्वेसिव है, प्लस इसमें रेडिएशन भी नहीं लगता। तो ये एक लिमिटेड उसका रोल है, बट सेफ हैंड्स में इसका काफी फायदा क्लिनिशियन उठा सकता है। पेट स्कैन, अगर आपके मल्टीफोकल लीजन है, यानी कि शरीर के कई हिस्से में, तो आप क्या सोचेंगे? कैंसर सोचेंगे कि शरीर के कई हिस्से में कैंसर फैल गया, या कई हिस्से में तपेदिक है। तो इसकी SUV मैक्स वैल्यूज होती हैं पेट स्कैन की, उससे आपको रेडियोलॉजिस्ट ये बता सकता है कि कैंसर की तरफ जा रहा है या तपेदिक या इन्फेक्टिव पैथोलॉजी की तरफ जा रहा है। यदि आपको डाउट है कि मरीज का हीलिंग रिस्पॉन्स अच्छा है या नहीं, तो आप कंट्रास्ट MRI में भी, यदि आपको जानकारी नहीं लग रही, तो अगर आप
पेट सीटी कराते हैं तो उसके अंदर जो FDG पेट है, जिसके अंदर आप 8F फ्लूरोडीऑक्सी ग्लूकोज लेबल्ड प्रक्रिया डालते हैं, तो अगर वो डिजीज एरिया में अपटेक उसका आ गया, यानी कि उसने उसे पकड़ लिया, तो यानी कि डिजीज अभी एक्टिव है, क्योंकि ग्लूकोज की तरह शरीर उसको ले रहा है, डिजीज की कीटाणु उसे ग्लूकोज की तरह ले रहे हैं। तो आपको पता लग जाता है कि अभी डिजीज शेष है, बाकी है, और उसको और तपेदिक की दवा की आवश्यकता है। अब सवाल आता है कि कितने समय तक आपको टीबी की दवा देनी है। इंटेंसिव फेज HRZE 2 महीने का, कंटिन्यूएशन फेज तपेदिक रीढ़ की हड्डी का तपेदिक या हड्डी का तपेदिक हम 6 महीने नहीं देते, हम उसे 10 से 16 महीने कंटिन्यूएशन फेज बढ़ाते हैं, और आजकल डेली डाइट डोसेज का ही प्रचलन है। अब हम उसका मॉनिटर कैसे करेंगे क्लिनिकल रिस्पॉन्स, कि मरीज को सुधार हो रहा है यानी ATT पे। क्लिनिकली उसका वजन बढ़ेगा, उसका भूख अच्छी होगी, हेमेटोलॉजिकल खून की जांचों में उसका हीमोग्लोबिन खत्म होगा, बढ़ेगा, और ESR उसका घटना शुरू हो जाएगा। हालांकि HIV में ये बहुत अच्छा माध्यम नहीं है। हमें उसका लिवर फंक्शन भी मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि तपेदिक की दवाएं और HIV की दवा दोनों में लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम यदि उसके बाद में एक्सरे कराएंगे, तो पहले हमने देखा था ऑस्टियोपोरोसिस आया है, यानी कि सफेदी कम थी, चूना कम था हड्डी में। अब जैसे जैसे उसका अच्छा होगा तो हड्डी के अंदर व्हाइटनेस, कैल्शियम कंटेंट बढ़ेगा, डिस्क मार्जिन जो उसके पहले ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े थे वो शार्प होने शुरू होंगे, या 2 वर्टिब्रा पिचक के एक हो जाएंगे, फ्यूजन हो जाएगा उनका। अगर हमें उसको रिस्पॉन्स देखना है तो इनिशियली बहुत जल्दी MRI कराने से भी हमें कोई लाभ नहीं होता। जनरली हम 9 महीने से पहले MRI नहीं कराते हैं, अनलेस अनटिल पेशेंट का स्थिति और खराब हो रही हो, क्योंकि कंट्रास्ट MRI कराना चाहिए, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसका हीलिंग रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं। अगर मरीज ATT पे है और चल फिर रहा है, तो हमें एज अ क्लिनिशियन उसको मॉनिटर करते हुए ये हमेशा हिदायत देनी चाहिए कि यदि उसके हाथ या पैर में कमजोरी आए, इवन ट्रीटमेंट पे भी, तो वो फौरन वापस आके डॉक्टर को बताए। यानी कि इसका ये मतलब होगा कि उसका दिमागी नस दब रहा है, जिससे उसके हाथ या पैर में या दोनों में कमजोरी आ रही है, तो उस समय उसे डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, या हमें उसको हर विजिट पे ये इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। अब एक पैराडॉक्सिकल रिस्पॉन्स होता है कि जो हड्डी के मरीज होते हैं, उनको यदि आप जब ATT तपेदिक की दवा स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली तो अच्छे रहते हैं, उसके कुछ समय बाद वो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। यदि और कोई अन्य कारण नहीं है, तो जैसे उसका लीजन का साइज बढ़ जाएगा, उसको फीवर आएगा, रात में पसीना आएगा, या किसी अन्य जगह पे तपेदिक आ गई, तो आप क्या सोचते हैं, या तो उसको कोई सस्पेक्टेड टीबी की रेजिस्टेंस तो नहीं है, ड्रग रेजिस्टेंस, MDR ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। हालांकि जो सस्पेक्टेड ड्रग रेजिस्टेंस होती है उसमें शुरू से ही मरीज की हालत अच्छी नहीं होती, वो उतनी ही रहती है और बाद में बिगड़ती है, या वो बिगड़ती ही चली जाती है। पर पैराडॉक्सिकल रिस्पॉन्स में इनिशियली उसकी हालत अच्छी होती है और बाद में बिगड़ती है। तो उस समय यदि आप उसका टुकड़ा लेते हैं और वो रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस उसकी नहीं है, तो आप टीबी की दवाई चलाते जाते हैं, तो कई बार वो उसका वापस रिकवरी अच्छा हो जाता है। कि कुछ प्रतिशत मरीजों में ये पैराडॉक्सिकल रिस्पॉन्स देखा जाता है, पर हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ड्रग रेजिस्टेंस एक कॉमन कॉज है, हिंदुस्तान में काफी तेजी से फैल रहा है। उसके मुख्य कारण है इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, हम आधा चौथाई ट्रीटमेंट करते हैं या मरीज छोड़ देते हैं, जिसके कारण होता है को इन्फेक्शन विद HIV, यहाँ तक कि एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया जैसे जो पशुओं में तपेदिक होती है वो भी मनुष्य के अंदर वैसे पड़ी रहेगी, बट HIV के कारण वो उभर आती है, जिसके कारण वो ड्रग रेजिस्टेंस होता है। डायबिटीज या जैसे किडनी फेलियर वाले मरीजों में भी काफी कॉमन होता है, या मरीज किसी पल्मोनरी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस व्यक्ति के संपर्क में आया है, या कैंसर या अन्य कारणों से इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, या उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है स्टेरॉइड्स पे, इन कारणों से भी ड्रग रेजिस्टेंस इन मरीजों में ज्यादा अधिक देखा जाता है। तो हमें सोचना चाहिए। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का डायग्नोसिस आप या मेरे सोचने से नहीं बनता है, ये एक माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस है, यानी कि आपको उसे प्रूव करना होता है। आप और मैं उसे सस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक चिकित्सक के नाते हम उसे सोच सकते हैं कि हम सस्पेक्ट कर सकते हैं इसे हो सकती है। अब हमें उसे प्रूव करना है, वो कल्चर और ड्रग सेंसिटिविटी से ही प्रूव हो सकता है। तो या जब रीढ़ की हड्डी की तपेदिक है तो आप सोचेंगे कि क्या इसे उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा 5 महीने पे, तो वो उसे ड्रग रेजिस्टेंस हो सकती है, बट अब आपने उसे प्रूव करना है।
रीढ़ की हड्डी में समस्या है कि ये पॉसीबैसिलरी डिजीज होती है, यानी कि इसके अंदर टीबी के कीटाणु बहुत कम होते हैं, तो उनका उगना काफी मुश्किल होता है। तो कई बार हमारा ड्रग रेजिस्टेंस का डायग्नोसिस बन ही नहीं पाता है। मतलब आपको लग रहा है, आप उसे सस्पेक्ट कर रहे हैं, पर आप उसका डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे क्योंकि आपका ड्रग सेंसिटिविटी पैटर्न ही नहीं आ पाता है, क्योंकि वो कल्चर में नहीं उग पाता। ये रीढ़ की हड्डी की टीबी में या हड्डियों की टीबी में एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसको आपको उसे एक एक्सपर्ट सेंटर में ही भेजना पड़ता है। टिश्यू लेने के बावजूद आप उसका ड्रग्स रेजिस्टेंस का डायग्नोसिस एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। आपने सस्पेक्ट तो कर लिया, आप उसे एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। अब कब हम ड्रग रेजिस्टेंस सोचेंगे? अगर 5 महीने के आसपास भी मरीज तपेदिक की दवा खाने के बाद इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि उसका सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं या और बिगड़ रहे हैं, उसका ESR रेज्ड है, ESR अभी भी बढ़ा हुआ है, हालांकि HIV के मरीजों में ये एक अच्छा मापदंड नहीं है। अगर उसके सिम्टम बढ़ रहे हैं, आपने 5-6 महीने पे MRI कराया तो उसके लीजन और बढ़ गए हैं, या किसी अन्य स्थान पे एक नया तपेदिक का लीजन आ गया है, उसके अगर मवाद अल्सर या साइनस थे, यानी कि उसके कोई अल्सर था या घाव था तपेदिक का, जो जनरली 2-3 महीने की टीबी की दवा पे जनरली मरीजों में भर जाता है, अगर वो नहीं भर रहा है तो भी आपको ड्रग रेजिस्टेंस सोचना चाहिए। या उसके नए मवाद के पॉकेट कोल्ड एब्सिस आ गए हैं या लिम्फ नोड्स नए आ गए हैं, तब आपको ड्रग रेजिस्टेंस सोचना चाहिए और उसे टिश्यू लेके, टुकड़ा लेके प्रूव करना चाहिए। अब आप तब मरीज को ऑपरेट करेंगे जब आपको एक्सरे या MRI से लगता है कि आपको डाउट है कि टीबी नहीं है, तो आपको एक टुकड़ा लेना है, सर्जरी से लें, CT गाइडेड सर्जरी से लें, तो आपका डायग्नोस्टिक डायलेमा है, यू आर नॉट श्योर ऑफ योर डायग्नोसिस, तो यू ऑब्टेन अ टिश्यू, आपको टुकड़ा लेना है, वो अपने आप में एक सर्जरी हो गई, तो तब आप उसको ऑपरेट करेंगे। या उसको मरीज को हाथ या पैर में सिग्निफिकेंट कमजोरी है, वो नहीं चल पा रहा है, या उसका टट्टी या पेशाब का कंट्रोल नहीं है, तब आपको ऑपरेट करके मवाद निकालना है। या उसको रीढ़ की हड्डी में आगे और पीछे दोनों जगह मवाद है, तपेदिक है, तो वो अनस्टेबल हो गई, वो हिल सकती है और दिमागी नस को कभी भी क्षति पहुंचा सकती है। उस स्टेज में आपको उसको पेज से या शिकंजे से कसना होता है, उसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ती है। या आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, आपने जो तपेदिक की दवा दी उससे भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस है, आप सोच रहे हैं, तो आप उसमें अंदर जाके ऑपरेट करके उसका सारा मवाद निकालते हैं, उसे जांच के लिए भेजते हैं, तो वो भी एक प्रिजम्पटिव ड्रग रेजिस्टेंस के लिए आप उसको डिब्राइड करते हैं, तो वो भी एक सर्जरी का माध्यम है। या मरीज के खून बहुत ज्यादा है तपेदिक का, तो आप उसको भी ठीक करने के लिए या कम करने के लिए आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर इंडिकेशंस है टीबी स्पाइन में। टीबी स्पाइन के ज्यादातर मरीजों में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ये मैं हर व्यक्ति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। गिने चुने मरीजों में ही ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम और क्या कर सकते हैं, हम उसे इनिशियल पार्ट, अर्ली पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में उसे ऐसे बेल्ट्स या ब्रेसेस दे सकते हैं ताकि थोड़ा सा उसे सपोर्ट मिले। विटामिन डी देने से कुछ स्टडीज कहती हैं कि मरीज को अच्छा फील होता है, हालांकि ये लिटरेचर में डिवाइडेड ओपिनियन है, बुराई नहीं है, हम दे सकते हैं। और खान पान का, गुड डाइट का ध्यान रखना चाहिए। जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो यदि किसी के प्रश्न हो उसके बाद हम डिस्कस करें, या मैं अभी उनको भी डिस्कस करूं? सर हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो आई कंटिन्यू विद द डिस्कशन पार्ट। सबसे पहला इशू था कि उसको ये अभी तक दर्द क्यों है, हमें समझना पड़ेगा कि Can I interrupt Dr. Aditya? Yes, sir. Yes, I am Dr. Diwan. I am thoracic surgeon here in this place. Yes, doctor. I don't want to discuss later on because it is specific to the situations that we have been seeing. Yes. We, very often, being a TB institute, a psoas sepsis is referred here. Yes. Even if you have done aspiration, put the patient on ATT and prove that it is not resistant, you have seen the response is not coming. Yeah. So I had the occasion to drain many of them. Yes. Either a lumbar incision or all of us drain them. To an inguinal, sometimes they present as inguinal abscesses. Yes, we also go through the ilioinguinal approach से भी हम जाते हैं, sir. Inguinal approach, they are presented as inguinal abscesses, and then we also drain them. Open that way.
And Yep. secondly, you see, another issue is about the paravertebral abscesses which you present. Yes. Sometimes I had the occasion to do a decortication. While doing a decortication pulmonary empyema, found that it is not strictly a pleural empyema, it was a paravertebral abscess. Yes. Okay. So what is the report? Because many of them I've seen, if the pus formation is significant, a full drainage debridement is necessary, and simple aspiration and ATT and hoping for a treatment is not sufficient. See, That's yeah. Any cold abscess which is about to burst, that means it becomes hot, or it is giving you significant symptoms. That is an indication of drainage. I thought for the general medical officers it would be beyond the purview, so that I did not elaborate it. Otherwise, most of the Swas abscess, it's an auto decompression of the spine. So even up to 1 to 2 liters, many patients are asymptomatic and we leave them as such. If it is causing heaviness or symptoms, you can go ahead with an aspiration or a frank open drainage with a negative suction drainage. That is also an admissible modality. okay. That's it. Thank you. Thank you. Sir, for joining us and putting such a relevant question on the board. Thank you, sir. Yes, sir, we can continue with the discussion point. Okay. Okay. So as far as pain is concerned, pain एक ही चीज से नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल है, कई कारणों से है. अब आप सोचें इस मरीज में दर्द उसे क्यों है. एक तो डिजीज एक्टिविटी है, तपेदिक अभी उसके शरीर में है. जब उसने 2 वर्टिब्रा को पिचका दिया, उसका मैकेनिकल अलाइनमेंट हड्डी का खराब हो गया, कमर का, उसकी वजह से उसको दर्द हो सकता है. साथ में जहां पे उसको तपेदिक का लीजन है, वहां पे जो रूट्स जा रही हैं, उसमें थोड़ा दबाव होगा तो उसको उसके कारण दर्द होगा. एक हमने कहा था रीजनल ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि उसके हड्डी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, जो 52 इयर्स में वैसे ही अगर वो पोस्ट मेनोपॉजल है थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस होगा, डायबिटिक है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ेगा. इन सब कारणों से, मिला जुला कारणों से टीबी की दवा के बाद भी उसका दर्द थोड़ा बहुत बना रह सकता है. ये मरीज को भी पता होना चाहिए और क्लिनिशियन को भी. ईशा मैम ने यही बोला हुआ है. ओके. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ऑस्टियोपोरोटिक है, जो मेरे विचार से शायद उसे पहले से मिल भी रहा होगा उसको सेंटर पे. इनिशियल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में हम उसे कुछ ब्रेसेस दे सकते हैं ताकि उसका जो ट्यूब है वो कम बने. जब मरीज थोड़ा सा उसे एटीटी मिल जाए, उसका थोड़ा सा सुधार हो जाए, तो हम उसे कमर की और पेट की कसरतों पे स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उसको कोर स्टेबिलिटी, जो मांसपेशियों की स्टेबिलिटी है, वो उसे मिले, तो उसके चलने में और कमर के दर्द में उसको कम मुश्किल होगी और उसको कमर का दर्द थोड़ा उससे कम होगा या और सुधार होगा. तो ये हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हैं. अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. एटीटी तपेदिक की दवा पर नॉर्मल व्यक्ति में और पर्सन लिविंग विद एचआईवी में सेम है. एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट विद और विदाउट एचआईवी सेम है. हालांकि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में जैसे 6 महीने की दवा देते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, ऑस्टियोआर्टिकुलर या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में इंडियन गवर्नमेंट की इंडेक्स टीबी गाइडलाइंस के अनुसार भी हम उन्हें ज्यादा 1 साल या उससे अधिक की टीबी की मेडिसिन देते हैं. पर हमें समझना पड़ेगा कि हम उसे एचआईवी की भी दवा दे रहे हैं और टीबी की भी दवा दे रहे हैं, जिनके इंटरैक्शंस दोनों के हैं, दोनों के लिवर पे भी इंटरैक्शंस हैं. तो उसमें एक्सपर्टीज आपका बढ़ जाता है कि आपने दोनों के इंटरैक्शंस को समझना है और मरीज के साथ उन्हें झेलना है. कोई भी उसे प्रॉब्लम होगी, लिवर प्रॉब्लम होगी, तो वो एटीटी के कारण भी हो सकती है और एआरटी के कारण भी हो सकती है. प्लस कुछ मरीजों में इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है कि जब एआरटी के मरीज को आप टीबी की दवा स्टार्ट करते हैं तो टीबी आइरिस नाम का एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ जाता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ भी सकती है और जिसके अंदर आपको स्टेरॉइड्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है. कुछ मरीजों में देखा जाता है. और शेयर्ड साइड इफेक्ट्स दोनों मेडिकेशन पे होते हैं. जैसे इस पेशेंट में उसको हेपेटाइटिस पहले ही टॉक्सिसिटी हो चुकी है नेविगेप्रिन से, यानी कि उसका लिवर फंक्शन खराब हो चुका है. एटीटी तपेदिक की दवा देंगे, उससे भी उसका लिवर फंक्शन खराब हो सकता है. तो एक कॉमन साइड इफेक्ट्स हमें भी पता होने चाहिए और हमें उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है.
ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि ड्यूरेशन कितना देना है। ये ज्यादातर डेटा टीबी गाइडलाइन से आया है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के सीरीज काफी छोटी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम इसी सिमिलर केस के अगर आए तो हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे। अब यदि आप उसकी केस समरी पढ़ें तो इनिशियली हम उसको इंटेंसिव फेज में 4 ड्रग्स पे स्टार्ट करते हैं। हाउएवर उसको एक ओफ्लॉक्स ऐड कर दी गई। मेडिसिन के यहाँ बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, वो शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि सिंगल वन ड्रग फेलिंग रेजीम में ऐड नहीं करनी चाहिए। आपको मिनिमम 2 ड्रग्स ऐड करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप ड्रग रेजिस्टेंस सोच रहे हैं और HIV भी है पेशेंट को, डायबिटीज भी है जिसके अंदर आपको लगता है कि ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस बढ़ सकता है। ऐसे केसेस में सिंगल ड्रग ऐड करना थोड़ा सा कई लोगों को ये शायद उचित ना लगे, इस पे हमें थोड़ा ज्यादा विचार कर लेना चाहिए। दूसरा मरीज स्टेरॉइड्स, उसको एक डेकाड्रॉन स्टार्ट किया गया है स्टेरॉइड। अब डायबिटिक्स के अंदर जब आप स्टेरॉइड देते हैं तो उसका इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसका शुगर कंट्रोल ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमें उसका एक बेटर ग्लाइसीमिक या शुगर कंट्रोल पे एम करना पड़ेगा। उसका HbA1c 9.8 था, वो डायबिटिक है, 9.8 HbA1c है, प्लस वो स्टेरॉइड पे आ गई है पेशेंट, तो यानी कि उसका शुगर कंट्रोल और खराब हो सकता है। तो हमें अब ये ड्रग इंटरैक्शंस की जब बात आती है तो हमें उस पर भी देखना पड़ेगा कि क्या हमें डेकाड्रॉन टेपर कर देना चाहिए जब उसकी आवश्यकता नहीं है, ताकि उसका शुगर कंट्रोल बेहतर हो सके। अर्ली पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में हम यदि हमारे संसाधन हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं, तो क्या हम उसे कोई बेल्ट या ब्रेस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं। खाली लंबर बेल्ट कमर की पेटी लगाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि अब यदि इस मरीज में आप देखें, अगर वो खाली कमर की एक पट्टी बांध ले, जो कई हमारे प्रैक्टिशनर्स उसे दे देते हैं, तो यदि आप देखें तो उसकी लीजन उस कमर की पट्टी की से ऊपर है, यानी कि जो उसका एक्टिव एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो उससे ऊपर है, तो कमर की पेटी कुछ नहीं करेगी। उसको एक ऊपर गर्दन से नीचे कमर तक का ही ब्रेस चाहिएगा। तो सही साइज का ब्रेस भी आवश्यक है यदि हम उसे एडवाइस कर रहे हैं। गलत ब्रेस अपने आप में मरीज का भला नहीं करेगा, शायद बुरा भी कर सकता है। मरीज का एक रेगुलर LFT मॉनिटरिंग तपेदिक के नाते करना चाहिए, और स्पेशली इस मरीज में जब उसको एक प्रीवियस एपिसोड ART इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी, ART के कारण उसको हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर डैमेज का एंजाइम उसके बढ़ चुके हैं, तो हमें वो ज्यादा डिलीजेंटली मॉनिटर करना चाहिए। हमें एक ऑलवेज एक हाई इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन रखना चाहिए डायबिटिक्स में और HIV के मरीजों में, कि उन्हें रीढ़ की हड्डी या हड्डी के या अन्य जगहों की तपेदिक हो सकती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट। लास्ट में मैं एक चीज, लास्ट टाइम भी मैंने अपने लास्ट सेशन में भी ये कही थी, हमें एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे बहुत फोकस करना चाहिए। अब यदि आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखें, जिस जगह उसको तपेदिक थी वहां का ना उसका एक्सरे हुआ ना उसका MRI हुआ। प्रॉब्लम उसकी थी डॉर्सोलंबर ट्यूबरकुलोसिस, उसका मरीज का एक्सरे हुआ लंबोसेक्रल स्पाइन का, MRI हुआ लंबोसेक्रल स्पाइन का। मरीज लकी था, डॉक्टर लकी था कि पेरिफ्री ऑफ द MRI में, MRI का जो ऊपर का हिस्सा था उसके अंदर लीजन दिख गया और उसकी ATT स्टार्ट हो गई। मरीज लकी था, डॉक्टर लकी था। पर हमें हर कमर का दर्द लंबर स्पॉन्डिलोसिस नहीं होता है। अब हमें यदि हम उसकी कमर पे पूरे गर्दन से लेके नीचे तक हाथ फेरें, जहां उसके दर्द है या जहां हमें कूब दिख रहा है, डिफॉर्मिटी दिख रही है, हमें उस जगह का एक्सरे, उस जगह का MRI यदि हम फोकस करें तो हम शायद इन मरीजों को जल्दी पकड़ सकेंगे और हम ट्रीटिंग सर्जन को भी ज्यादा अच्छी जानकारी मिल सकेगी और उसका जल्दी और समुचित इलाज हो सकेगा। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से का कोई विकल्प नहीं है, कोई जांच क्लिनिकल एग्जामिनेशन का विकल्प नहीं है, वरना हम उसके गलत हिस्से का एक्सरे, गलत जगह का MRI कराएंगे और वो अगर नॉर्मल आया तो हम सोचेंगे कि नॉर्मल है, जबकि उसके तपेदिक फिर भी पड़ा हुआ है। ये एक मैं चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। फिर भी यदि कोई प्रश्न है तो मैं खुशी से उनका जवाब देना के लिए
सक्षम हो। I'll be happy to answer any questions that are from the panelists. थैंक यू डॉक्टर आदित्य, आपने बहुत ही डिफिकल्ट एक टॉपिक को बहुत ही सरल और स्पष्ट वे में हमें समझाया, और आई एम श्योर हम यहाँ पे हम सब ऑडियंस को बहुत समझ आ गया स्पाइनल टीबी के बारे में। इससे पहले हम क्लोजिंग की तरफ चलें, मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी अपने हमारे डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर का, जिनने ज्वाइन किया है हमें। ये सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नहीं, बहुत एमिनेंट थोरेसिक सर्जन भी हैं, जो और इनका जो टीबी में एक्सपीरियंस है वो बहुत ही एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग है फॉर ऑल द यंग बडिंग सर्जन्स इन इंडिया। So sir, thank you very much for joining us today. Devan sir. One comment, Dr. Ananya. Yes, sir. About this last part, Dr. Aditya, which you mentioned about this Sir. Adding one drug to a failing regimen and other things. You see, these were actually issues in 1990s. Nowadays, in fact, we say if the drugs are not failing, the total evaluation of the drug regimen It has to be, it has to be a complete antibiogram and then complete re-evaluation of the drug. That Like system has ऐसे completely करिए, कुछ करिए. last Exactly. 3-4 years, especially in the decade, Exactly, the treatment of TB has undergone revolutionary changes. And Exactly. Very well another said, point sir. I have experienced is sometimes what is labeled as drug-resistant spinal TB. Many times it is because I had a few patients in whom super-added bacterial infection was the reason of a persisting sinus. We just cultured and grew a staphylococcus bacteria. Though it might have started as a TB sinus, but because the sinus is present, a staphylococcus or some other thing, most of your sinuses will show you pyogenic organism because and the organisms keep changing because it is a secondary bacterial infection. It's a very common phenomena to have a culture of a pyogenic bacteria from these sinus tracts. It's a very common phenomena. And I agree with you that most of the patients do not require surgery. This is one kind of a message which is probably not even appreciated by doctors across the board. I wanted to shatter this myth, sir. Yes, it's good you are emphasizing it. And thank you for the talk. I was listening to it, though being busy in some administrative work, I was not switching on my video. Your inputs are really great, sir. Thank you, Dr. Yes, Dr. Ananya, over to you. तो आज का इतने क्रिस्टल क्लियर प्रेजेंटेशन के बाद कुछ समराइजेशन पे वो रहता नहीं है, और मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगी कि आप हमारी ये यूट्यूब में ये पीपीटी है इनको बार-बार जाके सुनिए ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सके। 100% बेनिफिट तभी होगा इफ यू अगेन एंड अगेन बार-बार आप इसको सुने और आपके काफी डाउट्स क्लियर, एटलीस्ट एक एज अ मेडिकल ऑफिसर ऑल वी एक्सपेक्ट कि आपको एक अप्रोच समझ आ जाए, जो कि आई एम श्योर आज के प्रेजेंटेशन से डॉक्टर आदित्य की वंडरफुल प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है। सो बेसिकली जैसे कि अगर 2-4 लाइनों में कुछ समराइज करें तो एक बैक एक होता है पेशेंट के, जो कि बहुत ही इंसीडियस ऑनसेट ऑफ स्पाइनल टीबी जो है वो 50% ऑफ बोन टीबी में स्पाइनल टीबी पाया जाता है, पर पेशेंट को सिम्टम्स इतने एक्यूटली नहीं आते हैं, बहुत इंसीडियस ऑनसेट होता है, हो सकता है वो पेशेंट सिम्टम इग्नोर भी कर दे। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब तक कोई वीकनेस नहीं आती पेशेंट इतना अलर्ट नहीं होता है अपने सिम्टम्स के लिए, और तब तक शायद थोड़ा लेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट लापरवाही कर ले अपने सिम्टम में, एज अ डॉक्टर हमको ज्यादा विजिलेंट रहना चाहिए, खासकर HIV केसेस में। तो हमारे लिए ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पेशेंट अगर बैक एक बोल रहा है तो हम इम्पोर्टेंट है कि हम उसको एक बार उसकी बैक एग्जामिन करें, कोई पॉइंट ऑफ टेंडरनेस देखें, या फिर जैसे सर ने बोला कि एक एंकल क्लोनस होता है और अपग्रेड बबिन्स्की साइन होते हैं या न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं। अगर हम इनको देखें अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में तो फिर हम हो सकते हैं जल्दी केसेस उन केसेस को पकड़ लें जिनमें न्यूरोलॉजिकल वीकनेस होने के आगे चांसेस थे, जिसमें न्यूरोलॉजिकल या नसें दबने के चांसेस थे। और एक सिंपल टेस्ट है एक्सरे से भी बहुत कुछ पता चलता है, पर वो तब एक्सरे में जब तक 30 जैसे सर बताए हैं कि 30 से 40% कैल्शियम लॉस नहीं होता, चूना नहीं कम हो जाता, तब तक वो चेंजेस दिखते नहीं है। तो हो सकता है 2-3 महीने ऑलरेडी उस डिजीज को हो जाए तब हमें वो एक्सरे में चेंजेस दिखें, पर तब भी एक एक्सरे से हमें काफी जांच मिल सकती है कि कहाँ पर लग रहा है, कौन सी आपको एक प्लेन एक्सरे में कहाँ पर आपको लग रहा है कि टीबी कौन सी डिस्क में है या कितनी डिस्क इन्वॉल्व है। बट एक MRI को बहुत ही जो आपको एकदम एग्जैक्ट हेल्थ और स्पाइनल कॉर्ड बता पाएगा वो एक MRI ही होता है,
और एक MRI से हमें को काफी क्लियर कट डायग्नोसिस हो सकती है और क्लियर कट पता चलता है कि कहाँ कितना साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है या मल्टीपल साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है। तो जहाँ रिसोर्सेज हैं, डेफिनेटली MRI be able to should help us to clinch the diagnosis and ट्रीटमेंट में भी ट्रीटमेंट CT जो है CT का ये रोल है कि थोड़ा गाइडेड प्रोग्नोज, जैसे कि हमने बोला कि हर बार बहुत ही मुश्किल एक जो स्पाइनल टीबी या किसी भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है दैट वी आर नॉट एबल टू गेट द माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल। तो इन केसेस में अगर हमें कहीं पे कोई स्वेलिंग दिख जाए जो कि कोल्ड एब्सेस जैसी स्वेलिंग होती है, जो कि बहुत अच्छे से समझाई गई है कि वो कोल्ड कहीं पे भी आ सकती है, हमारी साइड ऑफ द कमर के साइड पे भी आ सकती है, कहीं से भी वो पस और टीबी बैसिलाई का एक कोल्ड एब्सेस बन जाता है, जो कि जिसमें कोई इन्फ्लेमेशन के साइन नहीं होते हैं, जो कि सिर्फ एक सूजन की तरह प्रेजेंट करता है, पर वो हमको इस एक डायग्नोसिस की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि अगर हम उसमें रेडियोलॉजिकली गाइडेड हम डायग्नोसिस करें, FNSC करें, तो हो सकता है हम एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी पकड़ पाएं और या फिर एक साधारण टीबी की भी माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस एस्टैब्लिश कर पाएं और ज्यादा निश्चित रूप में अपनी टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएं। तो CT और USG का इसमें ही ज्यादा रोल होता है कि हम गाइडेड प्रोसीजर्स कर सकते हैं। बाकी पेट स्कैन्स भी होते हैं जिसमें हमें पता चल कैंसर से डिफरेंशिएट करने में टीबी को हेल्प मिलती है उनके अपटेक से। बाकी मॉनिटरिंग पेशेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एस्पेक्ट्स में होती है, जैसे कि हर टीबी में होती है, क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल और एक्सरे में भी देखा जाता है धीरे धीरे क्या क्या से मिनरलाइजेशन हो रही है कि नहीं। और MRI रिकमेंडेड इज 9 months, मतलब इतनी जल्दी MRI नहीं कि एकदम से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई और हम MRI कर दें, MRI पे देखना चेंजेस देखना चाहें। और एक चीज होती है पैराडॉक्सिकल, कभी कभी पेशेंट इम्प्रूव करता है और फिर से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो ये जनरली आयरिस सिंड्रोम हम हर TB HIV पेशेंट में देखते हैं, तो इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें ये कुछ पेशेंट में देखा जा सकता है। तो इसमें पेशेंट एकदम से बिगड़ जाता है, तो हमको लगता है कि क्या हमारी ड्रग्स फेल कर रही हैं, क्या हो रहा है, पेशेंट क्यों नहीं ठीक, हमने ठीक डायग्नोसिस बनाई है कि नहीं, तो वो भी एक हमारे वो संकेत करता है। पर अगर वो केस को हम कभी कभार अगर उसको अच्छे से हम दोबारा से हिस्ट्री देखें और उसकी इंप्रूवमेंट देखें और कुछ देखें, तो हमें अगर इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम होता है तो वो हम स्टेरॉइड के हेल्प से उसको ट्रीट किया जाता है उन केसेस को। और जैसे कि सर ने बताया कि अगर हम उस केस में जनरली सब लोग घबरा जाते हैं कि कहीं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है, तो जैसे कि सर ने बताया अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होगा तो वो इतना इम्प्रूव ही नहीं करेगा पहले, और उसके पहले से ही हालत उतनी कॉन्स्टिट्यूशनली और बाकी जनरल पैरामीटर्स विल नॉट बी सो गुड। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उस वे में। पर फिर आगे हम इसका मॉनिटरिंग, पेशेंट की मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज वही हमको एक संकेत देता है कि हम ठीक लाइन पे हैं कि नहीं। एंड देन जैसे कि ये अच्छे से डिस्कस हो गया है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि सर्जरी इस बहुत ही कम सिचुएशन में सर्जरी का संकेत होता है। स्पाइनल टीबी मोस्टली हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही की जाती है, और सिर्फ जब बहुत ही ज्यादा नसों में दबाव या कोई डायग्नोस्टिक डिलेमा हो, अनस्टेबल स्पाइन हो, तब हम सर्जरी की तरफ सोचा जाता है। बाकी नहीं तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही काफी पेशेंट रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है ये लंबा खिंचता है, कि नॉर्मल टीबी की तरह नहीं है कि 6 months में ट्रीटमेंट खत्म हो जाए। ये एक ऑर्थोपेडिशियन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिजीज और उस पेशेंट को कैसे डिजीज है उसके अकॉर्डिंग एक ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जो कि 1 साल भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और उसमें बहुत ड्रग इंटरेक्शन वगैरह। तो एक हमेशा एक बहुत जरूरी है कि हम एक एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूर लें जब हमारे पास एक स्पाइनल टीबी हो, तो एंड वी रेफर दैट पेशेंट, ही शुड बी अंडर ऑर्थोपेडिक केयर एंड सो दैट हमसे कुछ मिस ना हो इन आवर ART सेंटर। बाकी तो बहुत सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई एम श्योर अब आप लोगों के पोस्ट टेस्ट पोल में भी आप लोग सब आंसर बहुत अच्छे से किए हैं, आंसर्स तो आज के प्री पोस्ट टेस्ट पोल सर, अब मैं कहना चाहूंगी आपका हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि आपके सेशन से वो क्वेश्चंस बहुत ही सरल हो गए थे, तो और वो हम आंसर्स में देख भी पाए। तो पहला सवाल था कि कौन सा इलाज HIV मरीज जिसको कि स्पाइनल टीबी भी है उसके लिए सबसे बेहतर है।
तो ये आपके सेशन में बहुत ही क्लियरली गिवन था, ART एंड ATT बी चॉइस दैट इज। देन आपका सेकंड सवाल था कि कॉमनेस्ट रीजन, सबसे ज्यादा कॉमन रीजन कौन सा है जिसमें सामान्यतः टीबी स्पाइन होता है। तो इसमें हमारी पहली चॉइस डॉर्सोलम्बर स्पाइन, यही करेक्ट आंसर है। तो ये 2 सवाल थे। इसके साथ मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर दीवान का, डायरेक्टर सर, थैंक यू सो मच सर, हमें हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य अग्रवाल सर का, सर अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए ये सेशन कंडक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर Close अनन्या session. प्रभु, moderator of the session, wonderful session, and to all the participants, thank you for joining in. And next session हमारा जुलाई में 14 और 28 जुलाई का है, we will keep you informed. Thank you so much. थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।